राउटिंग और रिपोजिटरी पैटर्न में राउटिंग जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो होगी एंड पॉइंट राउटिंग, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग। ओके, तो कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग बेसिकली हमारे पास दो टाइप की राउटिंग होती है डॉट नेट कोर के अंदर, और MVC5 के अंदर भी यही सेम है। एक तो होती है कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग और दूसरी होती है एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग। देखिए, टू बी फ्रैंक, जो एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग है वो ज्यादातर यूज में आती है, बट हमारी कोशिश ये है कि हम सारे फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे। कभी किसी प्रोजेक्ट में आपको कोई नई चीज ना मिले तो वो मेरी कोशिश रहेगी। तो कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग के अंदर भी जो भी आपके मैक्सिमम पैरामीटर्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, तो वो मैं उनको सबको डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, फर्स्ट वन इज द प्लेटफॉर्म डेप्लॉयमेंट्स, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे आप डेप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है ना। सेकंड जो है दैट इज अ फास्ट, ठीक है ना। फास्ट होने का रीजन क्या होता है, क्या होता है फास्ट होने का मतलब? देखिए बेसिकली क्या होता है यहाँ पर, ये अब जो वर्क करता है वो कम्प्लीटली आपका मिडिल वेयर बेस्ड होता है, ठीक है ना। मिडिल वेयर बेस्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे मान के चलिए मुझे कोई एप्लीकेशन बनानी है, उसके अंदर मुझे जो फंक्शनलिटी लेनी है उसमें F1 लेना है, F2 लेना है, F3 लेना है, ठीक है ना। ये मुझे फंक्शंस यूज में लेने हैं। तो इन फंक्शंस को जो मैं ऐड करूंगा, ठीक है ना, इनको मैं ऐड करूंगा, वो मैं करूंगा मिडिलवेयर के थ्रू। ओके, फॉर एग्जाम्पल F1 फंक्शन, F2 फंक्शन, ये मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। इसके अलावा जैसे आप आपको अगर ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन सेट करना है आपको, तो आप इस मिडिलवेयर को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं पुराने वर्जन्स की, अगर मैं MVC5 के बारे में बात करता हूं, तो MVC5 में क्या दिक्कत हुआ करती थी कि मानो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन आपको अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज में ही नहीं लेना, ठीक है ना। लेकिन उसमें क्या होता था कि जो आपकी असेंबलीज हुआ करती थी, जो सिस्टम डॉट जो हमारी असेंबली थी, वेब सिस्टम डॉट वेब जो असेंबली थी, उसके अंदर ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन से रिलेटेड जो भी आपके पैकेजेस होते थे वो प्री इंक्लूडेड रहते थे। यानी कि आपकी जो असेंबलीज हैं, जो असेंबलीज हो सकता है आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज में नहीं लेनी, लेकिन वो असेंबलीज आपकी प्री इंक्लूडेड हुआ करती थी। उसमें ये माना जाता था कि ठीक है, डेवलपर इन असेंबलीज को यूज में ले सकता है, ठीक है ना, ले सकता है। उसकी वजह से क्या होता था कि वो असेंबलीज के रेफरेंसेस वहां ऐड होते थे, और उनके ऐड होने से आपकी एप्लीकेशन की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी डाउनग्रेड हो जाती थी। तो यहाँ क्या किया इन्होंने, मिडिलवेयर का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया कि जिस चीज की आपको रिक्वायरमेंट है आप उस चीज को यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं। इवन स्टैटिक फाइल्स जो आपकी होती हैं लाइक इमेजेस JS, अगर आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज में ले रहे हैं और उनको आपको अगर इंक्लूड करने की जरूरत है, तो उसको भी इंक्लूड करने के लिए आपको मिडिलवेयर को इंक्लूड करना पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली आप मिडिलवेयर बोल रहे हैं या कंपोनेंट्स बोल रहे हैं, तो जिन कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट है आप उन्हीं को इंक्लूड करेंगे, उन्हीं की DLLs आपके प्रोजेक्ट में इंक्लूड होंगी। तो एप्लीकेशन जो होगी बहुत ज्यादा लाइट वेटेड होगी, और लाइट वेटेड होगी तो वो फास्ट भी आपकी ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी। तो जितनी n नंबर ऑफ फंक्शनलिटी चाहिए, तो n नंबर ऑफ आप जो अपने मिडिलवेयर हैं आप उनको इंक्लूड करते हैं। सेकंड वन इज द IOC कंटेनर। अब IOC कंटेनर का मीनिंग क्या होता है? डिपेंडेंसी, जैसे मैंने आपको DI बताया था, DI का बेसिक पर्पस क्या होता है? अगर मैं बोलूं, इट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंसी इंजेक्शन के ऊपर बेस्ड होता है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मतलब होता है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, M1 मेथड के अंदर अगर मुझे ऑब्जेक्ट M2 को ऐड करना है, यानी कि इसकी फंक्शनलिटी को इंक्लूड करना है, तो मैं ऑब्जेक्ट M2 का रेफरेंस यहाँ पास कर सकता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ एक रिपोजिटरी के कंसर्न में, तो आपने जो रिपोजिटरी आपने इंक्लूड करी हुई है, आपको थ्रू आउट द प्रोजेक्ट वही रिपोजिटरी यूज करनी है, तो DI के थ्रू आप उसे एक सिंगल लोकेशन पे इंक्लूड करा के देन आप उसे यूज में ले सकते हैं। ये भी हम डिटेल में करेंगे क्योंकि आगे हमारा काम कंप्लीटली DI के ऊपर बेस्ड होगा, ठीक है। अगर यहाँ बात करें तो जो भी आपके मॉडर्न UI फ्रेमवर्क्स हैं लाइक रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, बूटस्ट्रैप हो गया, इन सबको आप इंक्लूड कर सकते हैं। इनके लिए काफी कुछ पैकेज मैनेजर आपके यहाँ अवेलेबल होते हैं, जैसे लिवमैन वगैरह जो हैं आपके, ठीक है ना। मैक्सिमम जो पैकेजेस होते हैं, वॉवर होता है, वॉवर अब यूज में नहीं आता, ठीक है ना, ये थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है। तो अब जो भी आपके मतलब जो फ्रेमवर्क हैं, वेब पैकेज मैनेजर्स हैं, उनको आप डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट कोड के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर कैसे हम करेंगे। होस्टिंग आप जानते हैं, होस्टिंग जो है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे की जा सकती है। आपका ये नहीं है कि सिर्फ IaaS के ऊपर बेस्ड आपकी होस्टिंग रहेगी, आप अपाचे पे भी आप इसे अपडेट कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास अगर CentOS है एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके सिस्टम पे Ubuntu है, आप चाहें तो वहां पर अपाचे को इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर करके देन आप इसे डिप्लॉय भी कर सकते हैं। ओके,
तो यहाँ पर आपकी क्लास लाइब्रेरी होती है, खुद की क्लास लाइब्रेरी बना सकते हैं। ये तो चीज पहले भी थी आई थिंक, इसे बताने का यहाँ ऐड करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऐप वर्जनिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ बहुत इजीली इंप्लीमेंट होता है। ऐप वर्जनिंग आप जानते हैं कि जो मल्टीपल वर्जन्स होते हैं आपके एपीआई वगैरह के, तो उनको आप यहाँ इजीली आप इंक्लूड कर सकते हैं, उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ओके। और इसमें आप देखिए आपको दो चीजें यहाँ इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, बाकी ये डिटेल्स तो आपको यहाँ दी हुई है, इस डिटेल पे मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, ये आप थियोरेटिकल है, ये आप खुद पढ़ सकते हैं। आपको क्या क्या चीजें इंस्टॉल करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि आप लोगों ने इंस्टॉलेशन आई थिंक ऑलरेडी किया हुआ होगा। तो जैसे हम विजुअल स्टूडियो 19 इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, 2019 आपने इंस्टॉल किया, तो इसके अंदर ये क्या है, जब आप शुरुआत में वेब डेवलपमेंट वगैरह सेलेक्ट करते हैं ना, तो उस कंडीशन में ये आपके इन पैकेजेस को इंक्लूड कर लेता है। तो अभी बेसिकली जो हमारा वर्जन चल रहा है, मतलब बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन जो है वो .NET 5 है, और जो इससे ओल्डर वर्जन था वो था .NET कोर, जो कि 3.1 है, जिस पर हम काम करेंगे, और दिस इज द LTS वर्जन, ठीक है। तो .NET 5 का अभी जैसे 5.1 आ जाएगा वर्जन, तो इसका मतलब है वो उसका LTS वर्जन होगा, क्योंकि जो LTS वर्जन होता है उसके अंदर .1 लगाते हैं ये, ठीक है ना। तो जैसे 2.0 आया था .NET कोर, तो वो इसका 2.1 आपका LTS वर्जन था। तो यानी कि ये टेस्टिंग के अभी उस पर चल रहा है .NET 5, और बेसिकली हमारे पास जो हमारा LTS वर्जन है जो प्रेजेंटली आपका वर्किंग है, और मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स आपके .NET कोर 3.1 के अंदर ही डेवलप होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहली चीज तो है आपको SDK इंस्टॉल करना है, ठीक है, SDK, और प्लस आपको रन टाइम इंस्टॉल करना है। तो आप देखिए जब आप इसे इंस्टॉल करते हैं ना .NET कोर को, आप यहाँ जाएंगे, आप जैसे यहाँ से आप करते हैं .NEट कोर SDK, तो इसमें SDK जब इंस्टॉल करेंगे तो रन टाइम भी आपको मिलता ही मिलता है इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि आपको रन टाइम अलग से इंस्टॉल करना है, ठीक है ना। ये आपके लिए हो गया डेवलपमेंट एंड पे। मैंने भी बताया था आपको कि जो SDK होता है वो और रन टाइम होता है वो हमें डेवलपमेंट एंड पे चाहिए, और सिर्फ रन टाइम हमें चाहिए होता है अपने सर्वर पे, जो आपके प्रोडक्शन सर्वर है। तो प्रोडक्शन सर्वर पे जब आप इसे डिप्लॉय करेंगे, तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ रन टाइम की रिक्वायरमेंट है, आपको SDK की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो जब आप SDK इंस्टॉल कर लेते हैं तो इसमें ऑटोमेटिकली वो भी इंस्टॉल हो जाता है। ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है, okay। तो ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं, SDK इंस्टॉल करेंगे तो ये आपका यहाँ हो जाएगा। अब ये एक इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है कि ये CLI बेस्ड हो गया। तो आप CLI को ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लिनक्स पे ही रन कर सकते हैं, आप CLI को आप अपने विंडोज पे और लिनक्स पे आप किसी पर भी आप रन कर सकते हो। एज सच आपको पावर शेल वगैरह की यूज जरूरत नहीं है, आपका जो नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट होता है आप उससे भी ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। CLI से रिलेटेड जो भी फाइल हैं, जस्ट लाइक ए जनरल नॉलेज है और कुछ भी नहीं है, मैं ऐसे ज्यादा कुछ नहीं मानता। आपको अगर ऐसे क्वेश्चन भी कोई कभी पूछेगा नहीं कि .NET कोर को हम कमांड के लिए, मतलब इस चीज को ऐड करने के लिए कौन सी कमांड होती है, ऐसे जनरली कोई पूछता नहीं है, क्योंकि कमांड बेस्ड आपको या याद रखने वाली चीजें तो कभी पूछी नहीं जाती, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल आपको अगर कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, जैसे आप .NET न्यू कंसोल करते हैं, अब आप देखें यहाँ आपने कोई प्रोजेक्ट का नेम नहीं दिया। अब बेसिकली प्रोजेक्ट का नेम इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि जिस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो ना, बाय डिफॉल्ट ये जब प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा तो उस टाइम पर ये ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्टरी के नेम को एज ए प्रोजेक्ट नेम आपका उठाएगा, ठीक है ना। तो ये जो एक शीट है, ये PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ जाके इस PDF को अगर अपने पास एज ए रेफरेंस के तौर पे रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। इसमें से जो मेन मेन कमांड्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक तो हमें प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है, तो जैसे आपने ये क्रिएट किया तो ये आपकी एक वेब ऐप बनाएगा जो कि आपका मॉडल व्यू बेस्ड कंट्रोलर के ऊपर होगी, ठीक है। XUnit टेस्ट प्रोजेक्ट बनाना है तो आप यहाँ XUnit का यूज कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। अब आजकल के टाइम पर यूनिट प्रोजेक्ट जो है, यूनिट टेस्ट जो है हमारा वो कम हो गया है, XUnit का यूज ज्यादा करते हैं, ठीक है ना। और अवेलेबल टेम्पलेट्स, यानी कि टेम्पलेट्स का मतलब होता है जैसे आप एंगुलर का एप्लीकेशन बना रहे हैं, आप .NET कोर का बना रहे हैं, तो जो भी आपको टेम्पलेट्स में काम करना है तो उनकी लिस्टिंग आप /L से आप यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। क्लास लाइब्रेरी क्रिएट करनी है तो आप ये क्रिएट कर सकते हैं, ओके। इसके अलावा जैसे आपको कोई पैकेज वगैरह इंक्लूड करना हो तो .NET ऐड पैकेज, और जैसे पैकेज का नेम लिख के आप वहाँ अपने पैकेज को इंक्लूड कर सकते हो। तो ये NuGet पैकेज मैनेजर से इस डायरेक्टरी को डायरेक्टली उठा लेता है, बट ये ऐसा कभी कोई करता नहीं है क्योंकि इस पैकेज का नाम एग्जैक्टली ध्यान किसे रहेगा। तो वो जनरली आप क्या है, NuGet पैकेज मैनेजर में जाके और वहाँ जाके सर्च कर लेते हो और वो आपको मिल जाता है। इसके अलावा बिल्ड करना हो प्रोजेक्ट को तो .NET बिल्ड का यूज करके आप कर सकते हैं। पब्लिश करने के लिए भी .NET पब्लिश के नाम से कमांड होती है, आप राइट हैंड साइड पे जाके देख सकते हो।
ये रही आपकी डॉट नेट पब्लिश। तो ये पब्लिश हो जाएगा प्रोजेक्ट आपका, ठीक है। पब्लिश हम प्रोडक्शन पे डालने के लिए करते हैं, क्योंकि पब्लिश्ड मोड में अगर रिलीज मोड में आपका अपलोड होता है तो वहां पर आपका जो क्लासेस का कंपाइलेशन है वो वहां नहीं होता। आप जानते होंगे दो मोड होते हैं जब पब्लिश करते हैं, एक तो डीबग होता है और एक पब्लिश एक रिलीज होता है। अगर हम राउटिंग के पार्ट पे जाते हैं तो बेसिकली राउटिंग क्या होती है। राउटिंग को अगर इन शॉर्ट और इजी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो राउटिंग का मतलब ये हो गया कि NH8 अगर मैं फॉलो करता हूं, इट मींस दैट आई एम जस्ट गोइंग टू जयपुर टू दिल्ली, ठीक है ना। तो ये NH8 क्या हुआ, NH8 इज व्हाट, इट इज अ रूट नेम, इट इज अ रूट नेम। और फिजिकली जो आपको ये पहुंचाता है वो जयपुर से दिल्ली पहुंचाता है। सेम अगर मैं इसी तरीके से बात करूं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां क्या होता है कि एज पर द यूआरएल, एज पर द यूआरएल योर कंट्रोलर्स एंड एक्शंस एंड व्यूज ये आपके ओपन होते हैं, ठीक है। तो व्यूज क्या होता है आपका, आपके व्यूज जो आपको रिप्रेजेंट करना है, यूआई जो है आपका वो व्यूज रहते हैं आपके। आप लोग जानते हैं कि हम लोग अगर ASP.NET वेब फॉर्म के अंदर काम करते थे तो हमारे जो रूट्स हुआ करते थे वो फिजिकल बाइंडिंग करते थे। रूट्स जो होते थे हमारे वो फिजिकल बाइंडिंग करते थे। फिजिकल बाइंडिंग का मतलब क्या हुआ कि आपको रूट के अंदर अगर लिखना है default.axpx, ये आपने लिखा तो इसका मतलब है कि आप इस पर्टिकुलर फाइल को सर्वर पे जाके सर्च कर रहे हो, जो फाइल आपको अवेलेबल होगी और आपके ब्राउजर पे लोड हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये फिजिकल बाइंडिंग हुआ करती थी। अब क्या होती है, लॉजिकल बाइंडिंग होती है। लॉजिकल का मतलब ये रहता है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिस पर्टिकुलर यूआरएल को आप लिख रहे हो उस यूआरएल की आपकी फाइल आपके सर्वर पे अवेलेबल हो या नहीं हो। इवन आप एक्सटेंशन तो आप देते ही नहीं हो, .cstml वगैरह या HTML कोई एक्सटेंशन आपका यहाँ नहीं आता, ठीक है। तो आपको करना क्या पड़ता है, आपको यूआरएल देना है और उस यूआरएल के बेस पर आपका कंट्रोलर एंड एक्शन कॉल होता है। अब ये कंट्रोलर और एक्शन को अगर मैं और भी सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो कंट्रोलर इज द क्लास नेम, ठीक है ना। और एक्शन इज व्हाट, एक्शन इज ए फंक्शन नेम, जो आप क्लास के अंदर फंक्शन बनाते हो। तो अब जो आपके रूट्स की बाइंडिंग होती है वो आपके क्लास नेम और फंक्शंस के थ्रू इंप्लीमेंट हो जाती है। तो अगर इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो बेसिकली कंट्रोलर इज ए क्लास नेम, बेसिकली यहाँ बिजनेस लॉजिक लिखने के लिए यूज में आता है और क्लास यूज में आती है और एक्शन उसके मेथड्स होते हैं। तो बेसिकली आप जब फंक्शन को कॉल करते हो, एक्शन को कॉल करते हो, मींस उस एक्शन के साथ एक एसोसिएटेड व्यू होगा और वो आपका व्यू ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर .NET MVC 5 तक अगर मैं बात करूं, ठीक है, या 2.1 तक अगर मैं बात करूं, तो जो एक डिफॉल्ट आपका कंट्रोलर और एक्शन होता है, डिफॉल्ट कंट्रोलर और एक्शन का मीनिंग क्या होता है बता सकते हैं आप। मतलब जब एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं तो क्या जो है कि बाय डिफॉल्ट कौन सा कंट्रोलर और मेथड एग्जीक्यूट होना जी बिल्कुल। आपने अगर लिखा www.yogeshsharma.com, अब इसके बाद कौन सा कंट्रोलर और कौन सा एक्शन कॉल होगा ये आपने कहीं पर भी स्पेसिफाई नहीं करा, ठीक है। तो ये स्पेसिफाई नहीं करा तो इसका मतलब ये है कि ये एक डिफॉल्ट रूट को कॉल करेगा और उसमें जो डिफॉल्ट रूट होता है दैट इज home/index। बट अगर आपको ये डिफॉल्ट राउटिंग इनेबल करते हो आप, अब .NET कोर में अगर मैं बात करूं 3.1 के अंदर, तो ये आपको सेपरेटली ये बताना पड़ता है कि आप वहां एक मिडिलवेयर को इंक्लूड करते हैं, यूज डिफॉल्ट रूट, आप इसे इंक्लूड करते हो, ठीक है। तो जब आप इसे इंक्लूड करते हो इन दैट केस ये आपको इस डिफॉल्ट राउटिंग को इनेबल करता है, अदरवाइज ये इसे इंक्लूड नहीं करता, ठीक है ना। तो ओवरऑल बात क्या हुई कि आपको किस कंट्रोलर और एक्शन को कॉल करना है वो आपके डिपेंड करता है आपके यूआरएल के ऊपर, क्या यूआरएल आप पास करते हैं। इसके अलावा डिफॉल्ट राउटिंग भी आपकी यहाँ परफॉर्म होती है। बेसिकली अगर मैं राउटिंग के बारे में बात करूं तो यहाँ हमारे पास दो टाइप की राउटिंग है। एक तो कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग होती है, ठीक है। वो हमारी राउटिंग में हम करते क्या है, एक startup.cs के नाम से हमारे पास एक फाइल है, ठीक है। इस startup.cs फाइल के अंदर आप रूट्स डिफाइन करते हो, रूट्स डिफाइन करते हो आप कि इस रूट पे आएगा रिक्वेस्ट तो मैं इसे इस कंट्रोलर एक्शन पे भेजूंगा, इस रिक्वेस्ट पे आएगा या इस यूआरएल पे आएगा तो मैं इसे यहाँ इसे फॉरवर्ड कर दूंगा। तो आप यहाँ मल्टीपल रूट्स डिफाइन करते हैं। तो अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर अगर 1000 रूट्स हैं तो 1000 रूट्स को आप या तो डिफॉल्ट रूट के थ्रू डिफाइन करेंगे या फिर अगर एक एक करके अगर डिफाइन करने लगेंगे तो आप समझ सकते हैं कि इस फाइल का साइज कितना हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये जरूर है, आप डिफॉल्ट पैटर्न सेट कर देते हैं और उस पैटर्न के व्याप पर आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो बात अलग होती है। अदरवाइज उसमें तो क्या है, एक आपने रूट डिफाइन किया और वो डिफॉल्ट पैटर्न सेट कर दिया और डिफॉल्ट पैटर्न पे कई सारे रूट आपके मैच हो जाते हैं। बट अगर कोई बहुत लार्ज स्केल का प्रोजेक्ट है तो इस तरीके से रूट डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये सेकंड टाइप की राउटिंग जो कि MVC 5 के अंदर इंट्रोड्यूस करी गई थी, MVC 4 तक आपकी एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग नहीं थी।
MVC5 फिर .NET Core 1.0 2.0 3.0 5.0 सबके अंदर ये ATV राउटिंग आपकी इम्प्लीमेंट होती है। बेसिकली इसमें हम जो रूट्स डिफाइन करते हैं, हालांकि हम इसे और डिटेल में करेंगे, जो रूट्स डिफाइन होते हैं वो कंट्रोलर और एक्शन लेवल पे हो जाते हैं, ठीक है ना। आपको कोई स्टार्टअप डॉट सी एस के अंदर उसे डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो आपके जो डिक्लेयर होने हैं वो आपके कंट्रोलर और एक्शन लेवल पे डिक्लेयर हो जाएंगे। ओके, क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको आगे बढ़ना है, थोड़ा सा ये स्लो चल रहा है। हाँ, अब इसके अंदर आप देखें आपको अलग अलग टेम्पलेट्स यहाँ मिल रहे हैं। आपको जिस टाइप का टेम्पलेट यहाँ सेलेक्ट करना है आप यहाँ से भी राइट हैंड साइड से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जो मेरा टेम्पलेट है वो वेब बेस्ड होना चाहिए, और किस प्लेटफॉर्म पे चाहिए तो वो यहाँ से आप प्लेटफॉर्म भी सपोर्ट ले सकते हैं। आप जानते हैं मोबाइल एप्लीकेशन भी आप विजुअल स्टूडियो कोड के थ्रू बना सकते हो। इसके अलावा ये आपको अदर टेम्पलेट्स भी यहाँ मिलते हैं, टाइप स्क्रिप्ट वगैरह विजुअल स्टूडियो पर, इसकी मैं अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। आपको यहाँ से कोर एमटी फ्रेमवर्क को इसमें देखिए दो तीन चीजें हैं। आपको एक एमवीसी बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है, यानी कि इसके अंदर अगर आप इस पर्टिकुलर टेम्पलेट को चूज करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका मॉडल व्यू कंट्रोलर जो हमारा वो होता है, जिसमें मॉडल्स कंट्रोलर्स और व्यूज के नाम से फोल्डर्स आपके पहले से बने हुए आते हैं। आपका कुछ कॉन्फ़िगर जो राउटिंग होती है वो भी आपकी पहले से इनेबल्ड होके आती है, यानी कि आपको रूट्स वगैरह एंड पॉइंट्स वगैरह कॉन्फ़िगर करने की एज सच रिक्वायरमेंट आपको यहाँ नहीं रहती, वो डायरेक्टली आपके पहले से इंक्लूड होके आते हैं। ठीक है, अगर आपको सिर्फ एपीआई बेस्ड प्रोजेक्ट बनाना है तो आप कोर वेब एपीआई को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर रेजर पेजेस के थ्रू बनाना है तो सिर्फ रेजर पेजेस। अच्छा, इसमें हम लोग जो डॉट नेट कोर में काम करते हैं, डॉट नेट कोर के अंदर काम करने के हमारे पास दो अप्रोचेस होती हैं, एक तो एमवीसी बेस्ड होती है, एक रेजर पेजेस बेस्ड होती है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एमवीसी आप जानते हैं बहुत पॉपुलर डिजाइनिंग वो है, तो इसमें आपका जो मॉडल्स हैं व्यूज हैं, जैसे आप जो मॉडल्स बनाते हैं एंड व्यूज बनाते हैं वो आपके अलग अलग फोल्डर्स के अंदर मैनेज होते हैं। बट इन केस ऑफ रेजर पेजेस जो आपकी डॉट सी एस टी एम एल फाइल होती है उसी के साथ आपका जो मॉडल्स हैं वो भी आपके इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक है, तो ये अप्रोच मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगा। इवन हमारा जो प्रोजेक्ट भी होगा वो एमवीसी बेस्ड होगा, ठीक है ना। तो हम लोग अगर इस पर काम करना चाह रहे हैं, मतलब एमवीसी पर काम करना है तो आप इस उसको सेलेक्ट करेंगे, रेजर पेजेस पे करना है तो इसे सेलेक्ट करेंगे आप। ठीक है, ये जीआरपीसी सर्विसेज वगैरह एक्चुअल में माइक्रो सर्विसेज वगैरह डेवलप करने के लिए यूज में आती हैं। ब्लेजर बेस्ड आपको करना है तो यहाँ से आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अलग अलग ऑप्शन है, एंगुलर पे करना है तो ये एसपी डॉट नेट विद एंगुलर करेंगे तो इसमें क्लाइंट ऐप वगैरह ऑलरेडी आपकी डेवलप होके आएगी। ठीक है, और बाकी वेब फ्रेमवर्क पे करना है, आपको पता है कि आपकी एप्लीकेशन आईएएस पे होस्ट होनी है तो उस कंडीशन में आप ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क को यूज करेंगे, जो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा अभी के लिए। ठीक है, तो ओवरऑल मुझे अभी यूज करना है ASP.NET कोर एमटी एप्लीकेशन, तो आप पहले इसे सेलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट करेंगे आप। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लास 010521। आपको जो अच्छा इसमें ये देखें आप, मेरे पास .NET 5 भी है और 3.1 भी है, 2. सारे ही हैं, तो मैं अभी 3.1 पे कर रहा हूँ। ये एसटीटी जी प्रोजेक्ट नेम जो है कि जो भी डेमोन्स्ट्रेशन कराएंगे ना फर्दर, प्रोजेक्ट जी नेम जो भी, आपकी, हेलो, हाँ बताइए। जो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी आप एग्जाम्पल वगैरह शो करेंगे ना या प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, तो जो हम्म, जो टॉपिक आप लेके चल रहे हैं जैसे राउटिंग का है तो प्रोजेक्ट नेम भी राउटिंग दे दीजिए। हाँ ठीक है, वो मैं दे दूंगा, बट बेसिकली चल ठीक है, मैं राउटिंग दे दूंगा उसे, बिल्कुल। ओके, कोई दिक्कत नहीं नहीं। नहीं, कोई अदर सजेशन आपको? मैं मतलब मेरे क्या है, मैक्सिमम जो टॉपिक्स होंगे ना वो एक ही प्रोजेक्ट में चलते हैं, तो इस वजह से, लेकिन मैं अलग अलग सेपरेट प्रोजेक्ट बना दूंगा जिससे आपको भी इजीनेस फील होगी, मतलब हाँ उसमें। हाँ, वो ठीक रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो नोट्स हैं, आप इस नोट्स में अगर आप नीचे जाएंगे तो मैंने कुछ और कोड भी इंक्लूड करा हुआ है, ठीक है ना। तो वो कोड आपको मैं दिखा देता हूँ। एक तो रिपोजिटरी पैटर्न का मैंने इंक्लूड किया हुआ और एक कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग का भी मैंने आपको यहाँ इंक्लूड किया हुआ। तो ये मैं आपको लाइन बाय लाइन बताऊंगा कैसे क्या क्या चीजें हमारी इंक्लूड होती हैं, क्योंकि इन कोड को लिखने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है हमारा, ठीक है ना। तो
एक बार जो हमारा कोड है उसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जहाँ छोटा कोड होता है वहाँ लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो इसे बचाने के लिए मैंने यहाँ इस तरीके से यहाँ आपको नोट्स में अवेलेबल करा दिया है, ठीक है ना। तो एक एक लाइन मैं आपको इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये जो डिपेंडेंसीज हैं, आप यहाँ एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये येलो आइकन नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि वो डिपेंडेंसीज है उसने अभी तक इंक्लूड करी नहीं है, ठीक है ना। तो वो अगर, हालांकि एमटी प्रोजेक्ट है तो टाइम नहीं लगता है, एमवीसी बेस्ड होता है तो थोड़ा इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड होता है, तो वो वहां से लोड करने में थोड़ा सा टाइम लेता है। ओके। अब इसमें यहाँ देखिए कुछ चीजें जो मैं हैंड टू हैंड आपको बताता हुआ भी जाऊंगा कि कुछ चीजें यहाँ नई आई हैं जो मतलब पुराने उससे रिप्लेस हुई हैं। लाइक आपकी पहले वेब डॉट कॉन्फिग फाइल हुआ करती थी, ठीक है ना। अब वेब डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर आप क्या क्या चीजें करते थे, आप जैसे सेशंस को मेंटेन करने के लिए आप वहाँ कोड करते थे, आपको ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन सेट करना हो, आपको कीज डिफाइन करनी हो, वो आप वहाँ डिफाइन करते थे। कीज कौन सी होती हैं, लाइक आपको अगर पेमेंट गेटवे लगा रहे हैं तो उसका मर्चेंट आईडी वगैरह डिटेल्स आपको ऐड करनी हो, ठीक है। एसटीडीपी हैंडलर्स आप जो कॉन्फ़िगर करते थे, एसटीडीपी मॉड्यूल्स आप जो कॉन्फ़िगर करते थे, आप कनेक्शन स्ट्रिंग को जो लगाते थे, जो आपके डेटाबेस से कनेक्शन स्ट्रिंग आपकी इंप्लीमेंट होती है, ठीक है। कनेक्शन स्ट्रिंग जो लगाते थे, और भी जो आप जो भी टास्क परफॉर्म करते थे, वो सारे टास्क अब होते हैं ऐप सेटिंग डॉट जेसन से, ठीक है ना। तो ऐप सेटिंग डॉट जेसन बेसिकली आपकी जेसन बेस्ड फाइल होती है। अच्छा, जेसन का एक सिंटैक्स का मैं आपको बताना चाहूंगा, हालांकि इस टॉपिक से रिलेट नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा सा इसे बताना जरूर चाहूंगा। जेसन में क्या रहता है बेसिकली, ये बहुत एक लाइट वेटेड, आप जानते हैं, डेटा एक्सचेंज फॉर्मेट है। इट इज अ वेरी लाइट वेटेड डेटा एक्सचेंज फॉर्मेट। पहले क्या होता था, जो हमारा नेटवर्क पे डेटा शेयर होता था ना, वो दो मोड में हो सकता है, या तो एक्सएमएल में हो सकता है या फिर जेसॉन में हो सकता है, ठीक है ना। एक्सएमएल में डेटा आप शेयर करते हैं या जेसॉन में आप डेटा शेयर करते हैं, एक तो इसमें प्लेटफॉर्म और लैंग्वेज की डिपेंडेंसी का इशू नहीं आता, ठीक है ना। एक्सएमएल और जेसन आपके लिनक्स पे, विंडोज पे, मैक पे सब पर सपोर्टेड है। आपकी किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप एक्सएमएल और जेसन के डेटा को आप रीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, जो भी टास्क आप परफॉर्म करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन लाइट वेटेड क्यों होता है जेसन, एक्सएमएल अब यूज में नहीं आता, जेसन ज्यादा यूज में आता है। लाइट वेटेड क्यों होता है, इसे सिंपल समझाने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखिए, आपने जैसे एम्प्लॉय के नाम से एक एक्सएमएल में आप डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, आप यहाँ लिखते हैं एम्प्लॉय आईडी, आपने लिखा 101, ठीक है। देन एम्प्लॉय आईडी को आपने यहाँ क्लोज कर दिया। ये मैं आपको एक्सएमएल का सिंटैक्स बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपने इस तरीके से डिक्लेयर किया। अब आपको ईएमपी नेम भी आपको लेना है, तो ईएमपी नेम के लिए आपने यहाँ, जैसे मैं अपना नेम दे देता हूँ, ये आपने यहाँ नेम दे दिया, ईएमपी नेम। तो आप इस तरीके से, और देन आप नोड को आप क्लोज करते थे, तो ये आपने यहाँ लिख दिया एम्प्लॉय, ये आपने यहाँ क्लोज कर दिया, ठीक है ना। तो हम इस तरीके से लिखते थे। लेकिन अगर यही सेम चीज मुझे अगर जेसॉन के थ्रू करनी हो, तो आप जानते हैं कि हम यहाँ जेसॉन का जो बेसिकली इट इज अ जेसॉन ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड द जेसॉन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इस जेसॉन ऑब्जेक्ट को हम हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिफाइन करते हैं, और यहाँ कीज डिफाइन करते हैं। तो की में बस ये है, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स आपको लगाना पड़ता है, देन कॉलन आता है और उसकी फिर वैल्यू आती है, जो भी आप वैल्यू देते हैं, ठीक है। आपको और भी देनी है, देन आप की टू डिफाइन करेंगे और उसकी वैल्यू को असाइन कर देंगे, वैल्यू टू। इस तरीके से आप यहाँ ऑब्जेक्ट बनाते हो। तो अगर मैं ऊपर वाला कोड जो है उसे मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ, जो एक्सएमएल के अंदर लिखा हुआ है, तो मैं उसे इस तरीके से लिखूंगा, ई एम पी आई डी कॉलन 101, ठीक है, कॉमा ई एम पी नेम, और फिर आपने यहाँ ऐसे वैल्यू दे दी योगेश। बस ये चीज ध्यान रखिएगा, जो आपकी की होती है उसमें सिंगल कोट्स या डबल कोट्स लगाना कंपलसरी है, ये आप ध्यान रखिएगा। वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, वैल्यू में तो डेटा टाइप के अकॉर्डिंग वैल्यू आएगी, ठीक है ना। जैसे ये है तो इसमें तो सिंगल कोट्स आएंगे आपके, ठीक है। तो आप ये देखें, एक तो अगर इसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करेंगे और इसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करेंगे, तो आप इजीली समझ पाएंगे कि मतलब इसमें तो बहुत कम कोड करना पड़ता है आपको, इसमें तो बहुत ज्यादा है। तो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ज्यादा होंगे तो फाइल का साइज इंक्रीज होगा, फाइल का साइज इंक्रीज होगा तो ये डेटा एक्सचेंज फॉर्मेट है। डेटा एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, क्लाइंट से सर्वर पे डेटा, सर्वर से क्लाइंट पे डेटा। तो अगर डेटा एक्सचेंज अगर आप एक्सएमएल में करेंगे तो वो ज्यादा बड़ा होगा, और अगर आप जेसन में करेंगे तो वो छोटा होगा, ठीक है। ये जो हम कॉन्सेप्ट बोलते हैं, दिस इज द जेसन ऑब्जेक्ट, ये जेसन ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। एक कॉन्सेप्ट और होता है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, जानते हैं आप एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट नाम से मालूम चल रहा है,
जहाँ आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आते हो। तो जैसे मानो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, इसको आपने एरे में, यानी कि एरे के अंदर आप इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट लगा के आप डिक्लेयर करते हैं। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे आपको इसकी जरूरत बहुत पड़ने वाली है, ठीक है। ये आपने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, आपको और भी ऑब्जेक्ट इंक्लूड करने हो तो आप इस तरीके से दूसरा ऑब्जेक्ट भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो कितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अगर आपको डिक्लेयर करने हैं, दिस इज द एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करके और देन हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसे इस तरीके से डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा आता है हमारा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के बाद, आपके यहाँ जो ऑब्जेक्ट है, मतलब आपने जैसे ये लिया हुआ है ना। अब इसमें भी एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंटरनली भी आपके एरे ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्लूड हो सकते हैं। मानो आपने यहाँ डिपार्टमेंट्स के नाम से वो बनाया, ठीक है, एक की फील्ड और आपने बना दिया, सॉरी दिस इज द डिपार्टमेंट, और यहाँ पर आपको कोई एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी लेना है, ठीक है ना। तो इसमें की तो आपकी हो गई डिपार्टमेंट, जो आपकी बेसिकली सिंगल कोट या डबल कोट से होनी चाहिए। ये आपने ये कंपलसरी रूल है, आप ध्यान रखिएगा, है ना। जी सर। अब इसमें डिपार्टमेंट में आप यहाँ लिखते हैं, जैसे आपने बनाया डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है ना, ये वन बनाया, और नेम, डिपार्टमेंट नेम। तो की में ध्यान रखिएगा, डबल कोट से मैं लिख नहीं रहा हूँ, फालतू टाइम वेस्ट होता है। ये एचआर, तो ऐसे करके आप चाहें तो की के अंदर भी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आपका यहाँ इंप्लीमेंट हो सकता है, ठीक है ना। अब एक जनरल क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आपने सुना होगा कि एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट भी होता है, एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक जेसन ऑब्जेक्ट होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट भी जो डिक्लेयर होता है ना, वो इसी तरीके से होता है, की वन आपने डिक्लेयर किया, देन उसके अंदर वैल्यू असाइन कर दी, वैल्यू वन, फिर की टू आपने डिक्लेयर करा, फिर उसके अंदर भी वैल्यू टू आपने असाइन कर दी। इस तरीके से ही कर दो, बट इसमें बस इतना सा डिफरेंस है, जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर जो की होती है वो आपकी सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में आती है। या सिंगल कोट्स या डबल कोट्स सिर्फ तभी आते हैं जब आप कोई भी रिजर्व कीवर्ड यूज करते हैं, तब आप सिंगल कोट्स या डबल कोट्स लगा सकते हो, ठीक है ना। ये आपकी वैल्यू थ्री हो गई, मतलब इफ को आप एज ए की यूज में लेना चाह रहे हैं तो उस कंडीशन में आप ले सकते हैं। या फिर आपकी की ऐसी है जिसमें कोई गैप आ रहा हो, आपने यहाँ लिख दिया एम्प्लॉय आईडी, तो आपको फिर सिंगल कोट्स में आपको लिखना पड़ता है, विच इज नॉट रिकमेंडेड। कभी कीवर्ड्स का आप एज ए की यूज में ना लें, ठीक है। ये आप इस तरीके से, या की को मतलब की पर आप डेकोरेट तभी करते हैं सिंगल कोट्स या डबल कोट्स को, जब आपको कोई रिजर्व कीवर्ड का यूज करना है या फिर ऐसे वेरिएबल का डिक्लेरेशन करना है जो वेरिएबल आपका मतलब जिसमें कोई गैप आ रहा हो। तो ये जेसन जेएस ऑब्जेक्ट होता है। अगर जब हम प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो बेसिकली आप एक मेथड यूज में लेते हैं, एक तो जेसन डॉट पार्स होता है, एक होता है स्ट्रिंग फाई। इन दोनों का मतलब क्या होता है, बेसिकली जेसन डॉट पार्स का मतलब ये होता है कि आप थ्रू द प्रोग्राम जेसन को कन्वर्ट करते हैं जेसन टू जेएस, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि इफ यू वांट टू कन्वर्ट योर जेसन ऑब्जेक्ट को आपको जेएस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, इन दैट केस यू हैव टू यूज द जेसन डॉट पार्स। और स्ट्रिंग फाई का जस्ट रिवर्स होता है, जेएस ऑब्जेक्ट को आपको अगर कन्वर्ट करना है जेसन ऑब्जेक्ट में, ठीक है ना। तो क्लाइंट से जब सर्वर पे ट्रांसफर कर रहे होते हैं ना डेटा को आप, तो क्लाइंट पे डेटा तो जावास्क्रिप्ट के अंदर लेते हो आप, और उसे कन्वर्ट जेसन में करके देन आप उसे सेंड करते हो। उधर से जब वो सेंड करता है तो आपके जेसन के ऑब्जेक्ट को सेंड करता है, और उसे या फिर जेएस में कन्वर्ट करके रीड करते हो। क्योंकि जेसन को प्रोग्राम के थ्रू अगर एक्सेस करना है आपको, अगर प्रोग्राम के थ्रू एक्सेस करना है तो उसे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट से आप उसके वेरिएबल्स की वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास दो मेथड होते हैं, जेसन डॉट पार्स के नाम से और एक स्ट्रिंग फाई के नाम से। आप आप यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट क्यों कह रहे हैं, जैसे कन्वर्ट फ्रॉम जेसन ऑब्जेक्ट टू जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। ये जेसन ऑब्जेक्ट को हम लोग डॉट नेट वगैरह को क्लास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना। हाँ देखिए, जेसन जैसे आपका होता है, बेसिकली आपने देखा होगा कि आप एक एक्शन बनाते हो, वहाँ एक ऑप्शन होता है जेसन रिजल्ट, है ना। हाँ। और गेट डेटा के नाम से आपने एक फंक्शन बनाया हो। बेसिकली इसे हम तब यूज में लेते हैं जैसे मानो आप जेक्वेरी के थ्रू इस फंक्शन को कॉल करना चाहते हो, एक्शन को कॉल करना चाहते हो, ठीक है ना। और आप चाहते हैं कि वो जेसन में रिटर्न करेगा, तो मैं जेसन में उसे रीड कर लूंगा। जेक्वेरी के थ्रू आपने रिक्वेस्ट भेजी गेट डेटा पर, और इसने जेसन में आपको डेटा रिटर्न करा दिया, ठीक है ना। तो वो जेसन में जो डेटा होगा उसे आप डायरेक्टली रीड कर सकते हैं। तो अगर मैं एमवीसी के अंदर बात करूं या डॉट नेट कोर के अंदर, हालांकि डॉट नेट कोर में बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेटर होता है वो जेसन में ही होता है, आउटपुट फॉर्मेटर। और आप इसे कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं स्टार्टअप डॉट सी एस के अंदर,
कि आपको जिस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है वो आप आउटपुट फॉर्मेटर क्लास होती है आपकी बाकायदा, आप उसे यूज करके भी आप कन्वर्जन कर सकते हो। ओके, बेसिकली हम जेसन रिजल्ट तब यूज में लेते हैं, हालांकि ऐसा कोई जरूरी कंपलसरी रूल नहीं है आपको जेसन रिजल्ट ही यूज में लेना है, बट इट इज रिकमेंडेड कि आपको जेसन रिजल्ट लिखना चाहिए। अदरवाइज इफ यू आर राइटिंग आई एक्शन रिजल्ट और आपको जेसन में ऐसे रीड करना है, देन ये जेसन में भी रिटर्न कर देगा, क्योंकि ये जो हेडर होता है ना कंटेंट टाइप, आपने अगर देखा हो जब हम jQuery से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो कंटेंट टाइप में आपने जो कंटेंट टाइप सेट किया हुआ ना उसके अकॉर्डिंग ये आपके डेटा को मतलब उस तरीके से वेव करता है, और जेसन रिजल्ट इज द चाइल्ड क्लास ऑफ आई एक्शन रिजल्ट। अच्छा। हाँ, तो आपको आई एक्शन रिजल्ट में सारी क्लासेस आ जाती हैं आपकी, किसी भी टाइप का डेटा आपको रिटर्न करना हो, आपको एचटीटीपी वर्ब्स रिटर्न करनी हो लाइक नॉट फाउंड वगैरह, जो हमारी ओके जो स्टेटस कोड होते हैं, अगर वो भी आपको रिटर्न करने हो तो आई एक्शन रिजल्ट के अंदर आप रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सब चीजें आपकी इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ठीक है ना, बट ये मैं इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि देखिए जेसन कहीं ना कहीं बार बार से हमारा यूज में आएगा। ठीक है, जब हम प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, और अगर आप एफ सेटिंग डॉट जेसन को अगर आप देखें तो इसे आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने ये क्यों बताया है। आप यहाँ देखें, आपको अगर कोई भी की वगैरह इंक्लूड करनी है, कुछ भी आपको इंक्लूड करना है, तो आप ये देखें इसमें ये क्या चीज है, दिस इज द जेसन ऑब्जेक्ट जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ रहा है, दिस इज द की। अब की के बाद ये क्या आ रहा है, की के अंदर भी एक जेसन ऑब्जेक्ट है, आप अगर यहाँ से देखें तो ये भी एक जेसन ऑब्जेक्ट है, और इस जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो की आ रही है आपकी, वो भी एक जेसन ऑब्जेक्ट को ही लेके बैठी हुई है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये हुआ आपको ये फॉर्मेट समझ में आना चाहिए कि हमें कौन सी चीज कब यूज में लेनी है। ठीक है ना, अगर आपसे कहा जाए कि आपको एक इंफॉर्मेशन या एक ऑब्जेक्ट आपको और बनाना है तो बिल्कुल आप बना सकते हो। आप क्या करें, जैसे यहाँ आपने ये आपका जेसन ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ कंप्लीट हो रहा है। ठीक है ना, फिर इसके बाद अलाउ होस्ट आपने कर दिया। ठीक है ना, अगर मुझे एक सेपरेट और बनाना है तो मैं किस तरीके से बना सकता हूँ, यहाँ आप क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, देन की डिफाइन करेंगे। ठीक है ना, और फिर कॉलन, और फिर इसकी वैल्यू, जो भी आप वैल्यू देना चाह रहे हो इसकी वैल्यू। तो इस तरीके से आप अपने जेसन ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हम लेटर ऑन इस पे ऐड करते जाएंगे। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन जैसे web डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर इंक्लूड करते हो उसी तरीके से आप ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर करेंगे। फिर ये प्रोग्राम डॉट सी एस आता है। बेसिकली प्रोग्राम डॉट सी एस का मतलब क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इस प्रोग्राम डॉट सी एस का पर्पज जैसे हमारी कंसोल एप्लीकेशन में होता है ना, उसी तरीके से आप इसे यहाँ पर यूज में लेते हैं। इसका बेसिकली जो पर्पज है, अगर मैं इन शॉर्ट अगर बोलूं तो प्रोग्राम डॉट सी एस का जो पर्पज होता है, अगर मैं इन शॉर्ट अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द नीड ऑफ प्रोग्राम डॉट सी एस, तो आप ये बोल सकते हैं सर्वर रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। ठीक है, सर्वर रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर होते हैं, और स्टार्टअप डॉट सी एस फाइल जो होती है वो एप्लीकेशन रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज में आती है। ठीक है ना, तो वो आपके एप्लीकेशन रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस के लिए यूज में आती है। अब प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर अगर मैं बात करूं तो सर्वर रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस क्या हो सकते हैं, सर्वर रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस हो सकते हैं इफ यू वांट टू यूज द क्रिस्टल सर्वर। अब ये एक सर्वर होता है आपका बेसिकली, जैसे आईएएस है, अपाचे है, दीज आर कॉल्ड द रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर। और एक कैस्ट्रल सर्वर होता है जो कि एक इंट्रोड्यूस हुआ था डॉट नेट कोर के अंदर, ये बहुत लाइट वेटेड सर्वर है आपका। ठीक है ना, ये काफी लाइट वेटेड सर्वर है। अब बेसिकली इस सर्वर को मैं आपको अगर डायरेक्टली बोलूं तो हम कम यूज में लेते हैं। उसका रीजन क्या है, इस सर्वर की ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन की सेट करना ये इसकी कैपेबिलिटीज नहीं होती। ठीक है ना, और आज के टाइम पर कोई एप्लीकेशन ऐसी बनती नहीं है जिसके अंदर ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन आपके इंप्लीमेंट नहीं हो, ये होते ही होते हैं। ठीक है ना, तो आपको अगर कैस्टल सर्वर को मानो यूज में लेना है, अगर आप यूज में लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ से यूज में ले सकते हैं इसको। अगर आपको कॉन्फ़िगर करना हो तो आप यहाँ से इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आप ये देखें यूज कैस्ट्रल के नाम से ऑप्शन आ रहा है आपका, तो ये आपने यूज कैस्ट्रल कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने इस आईएएस के अंदर कैस्ट्रल सर्वर को भी यूज में लेना है। अब देखिए जनरली हम लोग दोनों सर्वर्स को यूज में लेते हैं, आईएएस को भी लेते हैं और कैस्ट्रल को भी लेते हैं। कैस्ट्रल सर्वर आपके कैशिंग वगैरह और इन सब के लिए यूज में आ जाता है, तो आपका थोड़ी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। हम इसे और अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे चल के। ठीक है ना, आपको अगर आईएएस का यूज करना है तो आप बिल्कुल वो भी आप यूज में ले सकते हैं। तो आईएएस इंटीग्रेशन जो कि बाय डिफॉल्ट सेट होता है, आप नहीं भी लिखेंगे तो भी ये आईएएस इंटीग्रेशन को लेता है। ठीक है, तो वो आपको सेट करना हो तो आप वो यहाँ सेट कर सकते हैं।
बेसिकली ये स्टार्टअप डॉट सी एस फाइल को कॉल करता है, यानी कि आपकी एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे पास रहता है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ आज, अभी मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा। तो यहाँ आप देखें, यू हैव टू मेथड्स, फर्स्ट वन इज द कॉन्फ़िगर सर्विस और सेकंड वन इज द कॉन्फ़िगर, ठीक है ना। तो अगर इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, अगर कॉन्फ़िगर सर्विसेज की जरूरत क्या पड़ती है मुझे स्टार्टअप डॉट सी एस के अंदर, तो वो क्या इसका मतलब जरूरत है, तो वो अगर मैं इन शॉर्ट अगर बोलूं, किसी इंटरव्यू के अंदर आपसे पूछा जाए कॉन्फ़िगर सर्विसेज को आप क्यों यूज में लेते हो, बेसिकली जो भी आपकी डिपेंडेंसीज होती हैं, सर्विस डिपेंडेंसीज जो होती हैं आपकी, ठीक है ना, वो आपकी इंक्लूड करी जाती हैं अपने कॉन्फ़िगर सर्विसेज के अंदर। जैसे आपने कोई रिपोजिटरी बनाई है, अब रिपोजिटरी को आपको प्रोजेक्ट के अंदर यूज में लेना है, तो उसकी डिपेंडेंसी आप यहाँ इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। तो आप अगर यहाँ गौर से देखें तो यहाँ जैसे आपने लिखा सर्विसेज, अब आपको एमवीसी में काम करना है, तो उसके लिए यहाँ एक सर्विस होती है ऐड कंट्रोलर विद व्यूज, ये आप इंक्लूड करेंगे। तो इसका इंक्लूड करने का मतलब क्या हुआ, अभी देखिए अगर मैं नहीं करता हूँ उसे तो क्या होता है, अगर मैं यहाँ कोई कंट्रोलर ऐड करता हूँ, जैसे मैंने कंट्रोलर्स के नाम से एक फोल्डर बनाया, एमवीसी में काम कर रहे हैं तो कंट्रोलर्स वगैरह ये सब बनाने पड़ेंगे आपको, ये कंट्रोलर्स के नाम से फोल्डर बनाया, ठीक है। एक मैं एक नया फोल्डर और बना देता हूँ व्यूज के नाम से, ठीक है। ये मैं बनाऊंगा ही आगे चल के, तो यहाँ अभी बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और एक मैं यहाँ मॉडल्स के नाम से इंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है ना। ये आपने इंक्लूड कर दिया। अब कंट्रोलर्स पे राइट क्लिक करके जब आप जाते हैं तो आप देखें ये ऑप्शन आ रहा है आपको कंट्रोलर का, ठीक है ना। ये आपने कंट्रोलर बनाया और मैं इस कंट्रोलर को नेम यहाँ देता हूँ। तो देखें आप यहाँ दे सकते हैं, जैसे होम कंट्रोलर बाय डिफॉल्ट उठा रहा है क्योंकि ये डिफॉल्ट रूट के अंदर रहता है। तो आप ये देखें इसने इसका मतलब कोई व्यू वगैरह ऐड नहीं करा है। अब आपको व्यू ऐड करना है तो आप ऐड व्यू पर क्लिक करेंगे, देन आप अपने व्यू को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे भी आप मतलब इंक्लूड करना चाह रहे हैं। तो रेजर व्यू आपने सेलेक्ट किया और यहाँ इसे सेलेक्ट करोगे। बट इसे प्रोग्राम के थ्रू एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ इसकी सर्विसेज को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। यू हैव टू यूज ऐड कंट्रोलर विद व्यूज, ये आपको इंक्लूड करना है, ठीक है ना। तो सर्विसेज जो है वो आपके कंट्रोलर और व्यूज को एक साथ यूज में लेंगी, तो ये लाइन लिखना तो आपके लिए कंपलसरी है, ठीक है ना। प्लस इसके अंदर कोई रिपोजिटरी आप इंक्लूड करते हैं तो उस रिपोजिटरीज को आप यहाँ इंक्लूड करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, जो भी आपको सर्विसेज इंक्लूड करानी है, जो आप अपने करंट प्रोजेक्ट के अंदर यूज में लेना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। सेकंड जो मेथड होता है दैट इज द कॉन्फ़िगर मेथड। अब इस कॉन्फ़िगर मेथड का पर्पस क्या होता है, कॉन्फ़िगर का सिंपल सा पर्पस है, जब आपको रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स उससे रिलेटेड कोई छिड़खानी करनी है। अब रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको सिंपल अभी ये इसी पे वाइंड अप कर दूंगा, आगे नहीं बताऊंगा मैं आपको। रिक्वेस्ट का मीनिंग क्या होता है, वाइल यू आर सेंडिंग द रिक्वेस्ट, अब आपने ये यूआरएल भेजा तो इस यूआरएल पर ये कंट्रोलर और एक्शन कॉल होना चाहिए, ठीक है ना। तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, राउटिंग राउटिंग आपकी रिक्वेस्ट पे डिपेंडेंट होती है, वो आपको यहाँ इंक्लूड करनी है, ठीक है ना। आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग क्या आप स्टैटिक फाइल्स को यूज में ले सकते हैं, तो आपको यहाँ यूज स्टैटिक फाइल्स को यानी मिडिलवेयर को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो अगर मैं इन शॉर्ट अगर बोलूं, कॉन्फ़िगर इज यूज टू सेट मिडिलवेयर्स, ठीक है ना। जो भी आपको मिडिलवेयर सेट करने हैं, आपको जैसे ऐड ऑथेंटिकेशन आप सेट कर देते हो, तो वो रिक्वेस्ट पे काम करता है। ऐड ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट को चेक करेगा ऑथेंटिक है या नहीं है, ठीक है ना। रेस्पॉन्स का मतलब क्या होता है कि आपको जो डेटा सेंड करना है वो जेसॉन में करना है, रेस्पॉन्स आपको जेसॉन में सेट करना है, तो यानी कि यू हैव टू यूज द आउटपुट फॉर्मेटर, ठीक है ना। ये आउटपुट फॉर्मेटर आपको सेट करना है, तो ये आप कहाँ सेट करते हैं, रेस्पॉन्स के अंदर करते हैं। तो बेसिकली रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स रिलेटेड जो भी मिडिल वेयर्स होते हैं आपके, वो मिडिल वेयर्स आपके यहाँ कॉन्फ़िगर होते हैं। तो आप देखें यूज राउटिंग और यूज एंड पॉइंट आ रहा है, आप यहाँ लिख सकते हैं जैसे ऐड ऑथेंटिकेशन, ये देखें यूज ऑथेंटिकेशन, ये आपने इंक्लूड कर दिया। तो ये इंक्लूड आप कर रहे हो। अब देखिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि डॉटनेट कोर कंप्लीटली नंबर ऑफ फंक्शनलिटी जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उन्हीं को इंक्लूड करता है। तो यूज ऑथेंटिकेशन यानी कि जब आप इस मिडिलवेयर को इंक्लूड कर लेंगे तभी इसकी डीएलएल को ये यूज में लेगा, अदरवाइज ये आपकी डीएलएल को यूज में नहीं लेगा, ठीक है। राउटिंग हमारा कंप्लीट हुआ नहीं है, राउटिंग को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी काफी कुछ चीजें हैं जो बतानी है।